नमस्कार छात्रों, मैं सुनील शर्मा एड्योरा के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों की। वर्ण और वर्णमाला क्या होती हैं? जैसा कि जानते हैं, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है और इस ध्वनि को हम जब बोलते हैं तब यह ध्वनि कहलाती है, और जब लिखते हैं यानी सांकेतिक भाषा अगर कहें तब इसे वर्ण कहा जाता है। यानी लिखित ध्वनि संकेत देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। उदाहरण के लिए, राम ने आम खाया, इस वाक्य के छोटे खंड होंगे, जैसे राम प्लस ने प्लस आम प्लस खाया। लेकिन इसके भी छोटे खंड, जैसे राम को लिखेंगे र प्लस आ प्लस म, इस तरह से राम हो गया। फिर ने को बनाएंगे न प्लस ए, तो ये हो गया ने। ऐसे ही आम को बनाएंगे आ प्लस म, और खाए को बनाएंगे ख धन आ धन ए। ऐसे ही राम ने आम खाया। तो मूल ध्वनियों जिनके आगे खंड नहीं किए जा सकते, इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। ऐसे ही हिंदी भाषा में 52 वर्ण प्रचलित हैं, जिसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है, इसको ठीक तरीके से समझते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग वर्णमाला होती हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला में अ, आ, ई, क, ख, ग ये पढ़ते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी की वर्णमाला में हम ABCD पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण के भेद या प्रकारों की। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर यानी वोवेल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। पहले बात करते हैं स्वर की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी भी प्रकार से किसी घर्षण की या अलग वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं होता है। हम बात करते हैं तब हम पाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। अम को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। अम तथा अह स्वर नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर के कितने प्रकार के भेद होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। मूल स्वर, संयुक्त स्वर, इस तरह से 2 भेद होते हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं? तो मूल स्वर जो है वो अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये मूल स्वर हैं। इनके बाद जो स्वर बनेंगे वो सारे संयुक्त स्वर हैं। जैसे ए, तो अ और ए मिलकर के अय बनता है। ओ और ओ जो है वो अ और ओ मिलकर के औ बनता है। तो हम ये कह सकते हैं ये संयुक्त स्वर हैं। मूल स्वर के भेद होते हैं। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मूल स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिनको बोलने में बिल्कुल आसानी से बहुत कम समय में हम बोल देते हैं, उन्हें ह्रस्व कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, अ, आ, उ और ऋषि। री की मात्रा के रूप में लगाई जाती है ना, छोटे ई की मात्रा के रूप में हम इसे लगा सकते हैं। जैसे दीर्घ स्वर बात करें हम दूसरे नंबर पे, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनको बोलने में
लघु स्वर जो हैं या ह्रस्व स्वर हैं उनसे ज़्यादा समय यानी लगभग दुगना समय लगता है, हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं या 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे आ बना 2 बार अ प्लस अ मिलकर के आ बनेगा। ऐसे ही 2 बार ई यानी छोटे ई और ई मिलकर के ई बनेगा। ऐसे ही उ जो है वो 2 बार उ मिला करके उ बनेगा। अ और ए मिलकर के ऐ बनेगा। ऐसे ही अ और उ मिलकर के ओ बनेगा और अ और ओ मिलकर के औ बनेगा। तो यह हो गए दीर्घ स्वर। अब हम बात करते हैं लुप्त स्वर की। लुप्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यानी दीर्घ स्वर में हमने पढ़ा 2 मात्राएं लगती है, यहां पर लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से ज्यादा मात्रा यानी 3 मात्रा लगेगी। तो जहां 3 मात्रा लगेगी वहां ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह जो है वो अंग्रेजी के एस के समान बनता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय यानी किसी को आवाज लगाते समय किया जाता है। जैसे हमने आवाज लगाई राम, या हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम का उच्चारण किया, तो ओम का उच्चारण करते समय हमने ज्यादा देर तक उसको बोला, तो वहां पर लुप्त स्वर होगा। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अम और अह हम देखते हैं जब हम वर्णमाला के स्वर बोलते हैं अ, आ, ई, तो उसमें जो अंतिम 2 वर्ण होते हैं अम और अह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनके स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अम को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग जो वर्ण होते हैं उनकी। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। स्वर का जो उच्चारण होता है, बात ठीक से सुने, हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर स्वतंत्र आते हैं, उन्हें संकेत चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं। जैसे अनुनासिक की बात करते हैं, यहाँ पर जो हम बात करते हैं चंद्र बिंदु की, यानी एक चंद्र लगा करके ऊपर बिंदु लगाया, वहां पर जो है वो अनुनासिक कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम नाक और मुंह की सहायता से करते हैं और उच्चारण में लघुता रहती है। यानी हम जब बात करते हैं तो बात करते समय जो कम समय लगा, वहां पर कम समय लगा इसलिए वहां लघुता रहती है। ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा, माँ इत्यादि। अब बात करेंगे हम अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होते हैं? जहां पर केवल एक बिंदी लगती है वहां अनुस्वार होता है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ये वास्तविकता में व्यंजन होता है लेकिन स्वर की सहायता से चलता है, यानी स्वर होगा तभी यह हम बोल पाएंगे। जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण या कंगन, इस तरह से हम बात करते हैं, यहां पर अनुस्वार होगा। अब बात करते हैं निर्नुनासिक की। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। केवल मुंह से, हम केवल उन्हें मुंह से बोलते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर, यानी ये सारे व्यंजन हैं लेकिन ये निर्नुनासिक है। अब बात करते हैं विसर्ग की। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। विसर्ग किसे कहते हैं? जिसके पीछे 2 बिंदी लगी है, किसी शब्द के पीछे या किसी वर्ण के पीछे 2 बिंदी लगी रहती है, हम उन्हें विसर्ग कहते हैं। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, यानी जहां पर भी 2 मात्राएं लगी रहती है, जो 2 बिंदी लगी रहती हैं, वहां पर उसे हम ह के रूप में उपयोग करते हैं। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है। किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में, तत्सम यानी जो संस्कृति भाषा है, यानी संस्कृत से ली गई या जुड़ी हुई भाषा है, उसमें आज भी इसका प्रयोग होता है। जैसे अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। अब हम बात करते हैं स्वर के बाद व्यंजनों की।
जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है या जिनकी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं जो मूल रूप से माने जाते हैं, होते ज़्यादा हैं लेकिन मूल रूप से बात करें तो 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ, य, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व इत्यादि। अर्थात ये 33 व्यंजन हो गए। अब व्यंजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन की और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम ऊष्म व्यंजन की। तो जब बात करें हम स्पर्श व्यंजन की तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जैसे स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना, छूना यानी टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ को स्पर्श करती हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नाम के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। ये 25 व्यंजन होते हैं जो अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। जैसे पहले वर्ग की बात करें तो कहेंगे हम क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। ये कंठ का स्पर्श करते हैं। दूसरा वर्ग आता है च वर्ग, इसमें पढ़ेंगे च, छ, ज, झ, य। ये तालु का स्पर्श करते हैं। ऐसे ही तीसरे वर्ग की बात करें ट वर्ग की तो ट, ठ, ड, ढ, ण। ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। ऐसे ही चौथे वर्ग की बात करते हैं त वर्ग की। त वर्ग के वर्ण हैं त, थ, द, ध, न। ये दांतों का स्पर्श करते हैं। ऐसे ही पांचवें वर्ग की बात करते हैं, इसमें वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ, म। ये होठों को स्पर्श करते हैं। हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। अंतः का अर्थ होता है मध्य या बीच और स्थ का मतलब होता है स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती हैं, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी 4 व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती हैं। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। जैसे कंठ यानी जो कंठ से निकलते हैं या कंठ से रगड़ खाकर निकलते हैं वो है क, ख, ग, घ, ङ। इन सबको हम कंठ के माध्यम से बोलते हैं। ऐसे ही तालव्य यानी कठोर तालु से। तालु जो है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है, तो कठोर तालु यानी अंदर के हिस्से से च, छ, ज, झ, य और श, ये सारे तालव्य कहलाते हैं। ऐसे ही मूर्धन्य की बात करते हैं, कठोर तालु के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है। कठोर तालु के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है ऐसे वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ और श। इन सबका उच्चारण जो है कठोर तालु के अगले भाग से होता है, जहां मूर्धन्य कहा जाता है। अगली बात करते हैं दंत्य यानी ऐसे वर्ण जो दांतों की सहायता से निकलते हैं, जैसे त, थ,
द, ध और न, यानी ये वर्ण बोलते समय हमारी जिह्वा जो है हमारे दांतों को छूती है, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। अगली बात करते हैं हम वर्सल्य। दांतों के मूल से, यानी ऐसे स्थान जो दांतों के मूल यानी मसूड़ों से जुड़े हुए दांत वहां से निकलते हैं, जैसे स, ज, र और ल, इन सबको हम दांत के जो मूल है यानी मसूड़ों के वहां से बोले जाते हैं। अगली बात करते हैं ओष्ठ, यानी होठों से जो वर्ण निकलते हैं, दोनों होठों की सहायता से जो वर्ण निकलते हैं ऐसे वर्णों को हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ और म, ये सभी होठों की सहायता से बोले जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें अगले दंतोष्ठय, यानी निचले होठ व ऊपरी दांतों से, यानी इसमें दांत और होठ दोनों का उपयोग होता है। व, फ, ये ऐसे वर्ण हैं जिनको दंत्योष्ठ वर्ण कहते हैं। और बात करते हैं स्वर यंत्र से, यानी हम जिस यंत्र यानी स्वरों को जिन माध्यम से बोलते हैं, ऐसे ही ह जो है वो ऐसा व्यंजन है जो स्वर यंत्र से जिनका उच्चारण किया जाता है। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र व्यंजन नहीं होकर के दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं तब उनका निर्माण होता है, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष, क्ष जो है वो क और श और अ, इन तीनों को मिलाकर के बनता है क्ष, जिसमें उपयोग होता है रक्षक या अक्षय के रूप में। जो क्षय का उपयोग होता है, क्ष का उपयोग होता है, वो संयुक्त व्यंजन है। ऐसे हम बात करें त्र, तो त्र जो है वो त और र और अ मिल करके त्र बनता है, जैसे पत्रिका, त्रिकोण, इनमें जो त्र का उपयोग हुआ है वो संयुक्त व्यंजन है। य जो बनता है वो ज, य और अ इनको मिलकर के बनता है, जैसे ज्ञाता या विज्ञान। ऐसे ही श्र की बात करें हम तो श्र जो है वो श, र और अ इन तीनों वर्णों के मेल से बनता है जो श्र कहलाते हैं, जैसे श्रावण, श्रवण, श्रम आदि। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, यानी यहाँ पर स्वर का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। ऐसे ही बात करें हम द्वितीय व्यंजन की। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और क मिला तो वो डबल क बनता है, जैसे पक्का, उसमें क जो है वो क के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही च और च मिल करके, जैसे सच्चाई में 2 बार च आया तो एक आधा च और एक पूरा च, तो ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ही म और म मिला तो सम्मान, त और त मिला तो कुत्ता। इस तरह से द्वितीय व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर, दूसरा व्यंजन स्वर सहित, यानी पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन जो है वो स्वर के साथ होता है। ऐसे हम बात करें संयुक्ताक्षर की। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजनों से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क और त, तो यहाँ बना कत, यानी युक्त में जो त आया वो बनेगा संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही स और थ मिलकर के स्थ बनता, यानी प्रस्थान या स्थान। स और व मिलकर के स्व बना, राजस्व। ऐसे ही द और ध मिलकर के बुद्ध या प्रबुद्ध बनता है, उसमें जो ध आया वो इन दोनों को मिलकर के बनता है। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई ऐसा नया व्यंजन नहीं बनाता, ये ध्यान रखने की बात है। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी हम मुंह के जिस भाग से, जिस स्थान से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। मुख के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बताई गई हैं। जैसे कंठ, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण अ, आ, क वर्ग, ह और सारे विसर्ग, ये सारे कंठ वर्ग में आते हैं और कंठ और जीभ की निचली हिस्से से बोली जाते हैं। बात करें तालव्य,
तो तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, च वर्ग के वर्ग, य और श, ये सारे तालव्य होते हैं। ऐसे ही बात करें मूर्धन्य की, तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ग जैसे ट वर्ग और र और श, ये सारे मूर्धन्य होते हैं। ऐसा वर्ग है जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो त वर्ग के हैं, ल और स, ये सारे दंत के माध्यम से बोले जाते हैं। आइए बात करते हैं ओष्ठ की। दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण छोटा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग के सारे वर्ण, ये सारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब बात करें कंठ तालव्य की, है ना। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जैसे ए और ऐ। ऐसे ही बात करें कंठोष्ठव, है ना, कंठ और ओष्ठ दोनों से। कंठ द्वारा जीभ और होठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, इसमें छोटा ओ और बड़ा ओ, यानी ओ और औ। ऐसे ही बात करते हैं दंत्योष्ठ, है ना, दंत और ओष्ठ, है ना, दांत से जीभ और होठों के कुछ भाग से बोले जाने वाले वर्ण जैसे व। अब हम व्यंजनों के उच्चारण की बात करते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के गलत प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जिन्हें हम उल्टा सीधा बोलते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं, जैसे व और ब का उच्चारण। व का उच्चारण दंत्योष्ठ है, यानी व को हम दंत और होठों की सहायता से बोलते हैं, अर्थात दांत और होठ के संयोग से वह उनका उच्चारण होता है। और ब का उच्चारण दो होठों के मेल से होता है। बोलचाल में कई लोग व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं। इनके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। जैसे बास और बास का अलग अर्थ है और वेग और बेग का अलग अलग। जैसे वाद का अर्थ है मुकदमा और बाद का अर्थ है पश्चात। तो अगर हम व और ब को अगर एक साथ बोलेंगे तो कई सारे अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे। ऐसे ही ड़ और ढ का उच्चारण, इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती हैं। इन्हें उच्छृष्ण या ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही स, श और श, यहाँ पर स सड़क, श षटकोण और श शक्कर का उच्चारण, ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। श और स के उच्चारण में भेद होता है। इनके भी अर्थ उच्चारण से बदल जाते हैं। जैसे शंकर का अर्थ है महादेव और शंकर का अर्थ होता है मिश्रित। ड और ढ का उच्चारण, इनका उच्चारण शब्द से आरंभ में द्वितीय और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। इस सेशन में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रश्न उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। इसमें विकल्प दिए हैं उत्धन श्वास, उत्धन छवास, उच्चधन शवास या उच्चधन छवास। तो हम जब संधि पढ़ रहे थे तब हमने अच्छे से पढ़ा था उत्धन श्वास, तो यहाँ बनेगा उच्छ्वास। ऐसे ही अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि संधि है या यण संधि है? तो इसका अगर हम विच्छेद करें, निह धन धन, निह धन धन, यानी जहाँ पर विसर्ग आता है हम जानते हैं वहाँ विसर्ग संधि होती है, अर्थात इसका सही उत्तर विसर्ग संधि होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब्ज में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या दीर्घ संधि है? तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तब हम पाएंगे कि यहाँ पर भी व्यंजन संधि ही बनेगी। हमने इस पूरे प्रकरण में वर्ण और वर्ण में स्वर व्यंजन इन सब का उच्चारण कैसे और किस स्थान से होता है ये सब पढ़ा।
मुझे उम्मीद है और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मैं सुनील शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एडोरा।